वर्ग 17 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब वर्ग 17 में 5 गो तत्व है, सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए हैं। सबके देखिए बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? 7 गो है। तो नीचे लिखिएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखिए वर्ग 17 के प्रत्येक तत्व के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। वर्ग 17 के प्रत्येक तत्व के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। दूसरा लिखिए इन सभी तत्वों के बाहरी कक्षा के इन सभी तत्वों के बाहरी कक्षा के पहले वाली कक्षा में इन सभी तत्वों के बाहरी कक्षा के पहले वाली कक्षा में सभी सब सेल पूर्ण रूप से भरी हुई है। पूर्ण रूप से भरी हुई है। देखिए बोले हैं ना कि जो अंतिम कक्षा है, जैसे समझ लीजिए, जैसे देखिए ई वाला अंतिम कक्षा है। अंतिम कक्षा के जो ठीक पहले वाला कक्षा है ना, तो ठीक पहले वाला कक्षा में 2 गो उप कक्षा में सब सेल। आई देखिए पूरा एस में 2 गो रह सकता है, 2 गो है कि नहीं? सी में 6 गो रह सकता है, 6 गो है कि नहीं? तो बाहरी कक्षा के ठीक पहले वाला जो कक्षा है, तो उस कक्षा में जितने भी सब सेल है वो सब सेल पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जैसे देखिए में 3s 3p या 3d में 10 गो भरल है, सी में भी एस में भी भरल है कि नहीं? अब बाहरी कक्षा दोनों मिला के 4a सब 4p5 मिला करके है। तो अगला लिखिए इन सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन p उप कक्षा में रहता है। इन सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन p उप कक्षा में रहता है। p उप कक्षा में रहता है। इसलिए ये सभी तत्व p ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसलिए ये सभी तत्व p ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। p ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगला लिखिए चौथा नंबर, वर्ग 17 के तत्वों का बाहरी कक्षा का विन्यास। वर्ग 17 के तत्वों का बाहरी कक्षा का विन्यास। बाहरी कक्षा का विन्यास ns2 np5 5 गो है, 5 होगा, ns2np5 होता है। चलिए इसके बाद टॉपिक लिखिए आप लोग, टॉपिक लिखिए, नया टॉपिक, वर्ग 17 के तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता के मान की सारणी। वर्ग 17 के तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता के मान की सारणी। देखिए इस तरफ लिख लीजिएगा तत्व और दूसरा तरफ लिख लीजिएगा विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता
जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता होता है 4। क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 3 और ब्रोमीन का होता है 2.8 और आयोडीन का होता है 2.4। पूरा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? फ्लोरीन। और सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी का मान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे अधिक किसका होता है? फ्लोरीन का ना। ये 2 ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखिएगा। विद्युत ऋणात्मकता होता है फ्लोरीन का और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का। तो नीचे लिख ही लीजिएगा नोट करके। लिखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। फ्लोरीन है। फ्लोरीन है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है एगो। क्वेश्चन देखिए, ई है कि जो हैलोजन होता है ना, हैलोजन यानी कि वर्ग 17 तत्व, तो वो सब रंगीन यौगिक क्यों बनाता है? हैलोजन रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? तो देखिए इसका कारण है कि जैसे हैलोजन के सबसे बाहरी सेल का विन्यास है 3s2 या 3p5 है। एक में 3d ऑर्बिटल खाली होगा और d खाली है, तो समझिएगा बालक। जैसे देखिए लास्ट वाला है 3p5 लेकिन 3d खाली ना होगा ना, तो देखिए तो हाँ यार 5 होगा। इसमें देखिए कई गो इलेक्ट्रॉन है? 5 गो इलेक्ट्रॉन इसमें है। हाँ, एक अयुग्मित है ना। अब बोले थे कि रासायनिक अभिक्रिया में केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। देखिए इसमें जैसे ऊर्जा मिलता है सबसे ना, तो ये सब इलेक्ट्रॉन जंप करके में आ जाता है और जंप करेगा तो अधिक से अधिक अगर 5 गो इलेक्ट्रॉन भाग ले सकता है और नॉर्मल की सिचुएशन में एक को भाग लेता है हैलोजन ग्रुप का कोई भी तत्व। लेकिन जब उत्तेजित अवस्था में आता है ना, तो देखिए 3 गो भी, जैसे मान लीजिए उत्तेजित अवस्था में आया तो इस स्टेज में आ जाएगा तो कई गो रहेगा? 3 गो ना जी। तो 3 गो नहीं तो और उत्तेजित होगा तो 5 गो इलेक्ट्रॉन भी भाग लेता है उत्तेजित अवस्था में आकर के। और नॉर्मल सिचुएशन में एक भाग लेता है। उत्तेजित अवस्था में आएगा तो 2 गो भी और 3 गो भी। तो ये उत्तेजित अवस्था में सब आता है ना, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निम्न ऑर्बिट से उच्च ऑर्बिट में जंप करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब वही ऊर्जा उत्सर्जित करके निम्न ऑर्बिट से उच्च ऑर्बिट में जाता है, यानी कि निम्न ऑर्बिटल से उच्च ऑर्बिटल में, और फिर लेकिन उच्च कक्षा में जाने वाले इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं होता है, तो बहुत कम समय के बाद फिर अपना कक्षा में लौटना शुरू कर देता है। तो जितना ऊर्जा अवशोषित करके गई रहता है ना, तो उसी ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में कर देता है। और प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है तो लाल, पीयर, हरा, ब्लू इस तरह का प्रकाश उत्सर्जित है। तो इसी कारण से हैलोजन क्या बनाते हैं सर? रंगीन यौगिक। तो इसका क्वेश्चन है, लिखिए तो लिखिए, सभी हैलोजन रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? सभी हैलोजन रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? लिखिए, सभी हैलोजन तत्व सभी हैलोजन तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। सभी हैलोजन तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं
रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं होते हैं। लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन अस्थायी नहीं होते हैं। लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन अस्थायी नहीं होते हैं। अस्थायी नहीं होते हैं जो पुनः उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है। जो पुनः उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटने लगता है। निम्न ऊर्जा स्तर में लौटने लगता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करता है। प्रकाश के रूप में करता है जिसके कारण हैलोजन समूह के तत्व रंगीन दिखाई देते हैं। हाँ, रंगीन कलरफुल दिखाई देते हैं। देखिए, जैसे कि समझिए, जैसे यहाँ पर 3p में 5 इलेक्ट्रॉन था ना, तो देखिए 3p का एनर्जी कुछ और होता है, 3p की एनर्जी। लेकिन इस सबसे जैसे ऊर्जा जब मिलता है तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ 2 युग्मित में था जी, तो यही सब जंप करके इनमें से चल जाता है इनमें। लेकिन निम्न ऊर्जा स्तर वाला से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने वाला इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं होता है। तो जितना ऊर्जा लेकर के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है ना, तो आते समय उसी ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में, तो जिस प्रकाश को उत्सर्जित करता है ना, तो उसी रूप में हमको दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि लेके गया वो बैगनी, लेकिन उत्सर्जित कर रहा है पीला, तो हमको दिखाई देगा पीला, क्योंकि कैसे उसको ऊर्जा मिलना चाहिए यहाँ से जाने के लिए, ठीक ना। मान लो कि तेजस लेके गया 500 का नोट है, होने से आते में तो खुदर लुटा रहा है, तो जो लुटाएगा वही देखेंगे हम, जो लुका के ले गया उसको देखेंगे। जो लुटाएगा वही नहीं, लेकिन लुटाएगा वो तो 500, चाहे जिस रूप में लुटाओ। जैसे कर लिखिएगा, जैसे क्लोरीन बैगनी रंग के विकिरण को अवशोषित करता है। क्लोरीन बैगनी रंग के विकिरण को अवशोषित करता है। बैगनी रंग के विकिरण को अवशोषित करता है तथा पीले रंग का दिखाई देता है। यानी कि बैगनी को सोखा है और उत्सर्जित कौन सी कर रहा है, पीला। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, आयोडीन पीले तथा हरे रंग के विकिरण को अवशोषित करता है। आयोडीन पीले तथा हरे रंग के विकिरण को अवशोषित करता है
तथा बैगनी रंग का दिखाई देता है। हो गया ना? चलिए अब लिखिएगा आप लोग टॉपिक है वर्ग 17 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था देख लिखिए वर्ग 17 में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था, वर्ग 17 में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -1 होता है, हमेशा -1 होता है। -1 होता है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं रहता है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं रहता है। नहीं रहता है, जबकि अन्य तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था, जबकि अन्य तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +3, +5 तथा +7 होता है। सात होता है। देखिएगा बना रहे हैं, ठीक ना? जैसे कि सामान्य अवस्था में ओकर बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है? बाहरी कक्षा में 7 गो होता है, जिसमें अयुग्मित कई गो होता है? जैसे देखिए यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था लास्ट वाला NH2 INC। अब चाहे जिस तत्व का रहा है तो देखिए एस में आपका 2 गो था और सी में कई गो था जी? 5 गो है, लेकिन 5 ही गो हमको भरना है। पहले सिंगल सिंगल करके सब में भरता है, इसका पेयरिंग होता है। इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन है? ई होता है इसका मूल अवस्था, मूल अवस्था में होता है सब है, क्योंकि सब मूल अवस्था में ऐसे नहीं होता है, साथ हो ना? मूल अवस्था में कई गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? एगो। तो लिखेंगे इसका ऑक्सीकरण अवस्था +1 लिखते हैं, लेकिन यौगिक बनता है ना तब जाके माइनस प्लस डिसाइड करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था बराबर +1 को लिखते हैं, और इसका लिखते हैं हम लोग प्रसंकरण। प्रसंकरण का मतलब जानते हैं कि रिएक्शन में इसका कई गो ऑर्बिटल भाग लेगा। तो देखिए तो इसका रिएक्शन में केवल कौन सा ऑर्बिटल भाग ले रहा है? केवल ई वाला पी ना, लेकिन उसके पहले भी तो 2 ऑर्बिटल सपोर्ट में, तो ये कर लिखेंगे एस और P3। देखिए समझिए एक बात यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि पी ऑर्बिटल है और इस सिचुएशन में पी ऑर्बिटल रहे, ऐसे सिचुएशन में तो प्रसंकरण होता है केवल sp, लेकिन इस सिचुएशन में चला जाए तो sp2 लिखना पड़ता है, और इस सिचुएशन में रहे तो sp3 लिखना पड़ता है। और इस सिचुएशन में रहे, इस सिचुएशन में रहे, मान लीजिए कि इस sp3 आपको लिखना पड़ेगा, और इस सिचुएशन में भी रहेगा तो sp3 लिखना पड़ता है, ठीक ना? तो कौन सिचुएशन में है? ई में है जी, तो sp3 लिखाएगा। ये दोनों ऑर्बिटल सपोर्ट में लिखाता है, तो इसका प्रसंकरण sp, क्योंकि p का लास्ट वाला ऑर्बिट भाग ले रहा है,
अब देखिए लिखते चलिएगा, उत्तेजित अवस्था में आता है। उत्तेजित अवस्था मतलब एक्साइटेड स्टेट। उत्तेजित अवस्था उत्तेजित अवस्था में देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाता है। एस में होगा 2 गो, 1 2 3, यहाँ एन एस, सॉरी एस नहीं सी। इसमें देखिए ई वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके चलाता है डी में। सी में बचेगा 4 गो और डी में चल जाएगा 1 गो। इसका कई गो इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित? जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा ना वही इसका ऑक्सीकरण अवस्था होगा। तो ऑक्सीकरण अवस्था इसमें होगा +3, क्योंकि 3 गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। आप प्रसंकरण लिखेंगे तो खाली sp3 प्रसंकरण sp3 और डी और भी लिखाएगा। अब की हाई वाला के आगे ले जाएंगे, उत्तेजित अवस्था फिर लिखेंगे। उत्तेजित अवस्था इसमें आपका एस सी वाला रहेगा ही रहेगा, NS2 एक में रहेगा, इनमें NC3 और डी में चल जाता है इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ND2 1 2। अब देखिए कई इलेक्ट्रॉन हो गया, तब की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा? जय वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वही ओकर ऑक्सीकरण अवस्था। एक ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा आपका +5 और प्रसंकरण देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन देखा जाता है अयुग्मित, पी में 3 गो है और डी में एस तो लिखेबे करता है। प्रसंकरण बराबर sp3 dt। एगो और लिखे लगी बाकी है, अभी हाई वाला जंप करके आता है ओकरा में। तो कई गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 6 गो 7 गो जी, 7 गो हो जाएगा। तो वही तो लिखा है कि हाँ अयुग्मित 7 गो हो जाएगा। इसको लिखते हैं अति उत्तेजित अवस्था। अति उत्तेजित अवस्था NS1 1 2 NS नहीं की होता है, इसमें एगो और डी में आ जाता है सबका एगो 3 4 जोड़ दीजिए 1 2 3 नहीं एन होगा ND3। तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था बराबर +7 और प्रसंकरण बराबर sp3 और D3। जॉन ऑर्बिटल में रहता है ना, जैसे डी में देखिए है इसे 5 गो, लेकिन भरल कई गो है? 3 गो एक में अयुग्मित है। तो यानी कि इस स्थिति में तभी बताए थे कि +3 भी होता है, +5 भी होता है,
हाइलोजन ग्रुप के कोई भी तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था या तो +3 होता है या तो +5 होता है या तो प्लस, कभी भी 4 या कभी भी 6 नहीं आएगा। ठीक ना, तो नोट कर लीजिए इसको।